Uh, Hello, students. A very good morning to all. I hope that you all will be saved by the grace of Almighty. आज का टॉपिक है जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पर्म है। तो इस टॉपिक में हम उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन शुरू से थोड़ा चलेंगे, बिगिनिंग से। स्पर्म मेल सेक्स सेल्स और गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिकुलर ऑर्गन गोनेट, सभी को पता है, जो हमारे विरिशन में पैदा होता है। स्पर्म हैप्लॉइड होता है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होता है। एक टाइपिकल स्पर्म यानी ह्यूमन स्पर्म और अदर एनिमल्स और स्पर्म में बेसिकली 4 पार्ट्स होता है, 4 पार्ट्स: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, जिसको हमने शॉर्ट में यहां पर लिखा है HNMT। और अब इसको थोड़ा बहुत बयान करेंगे। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन निकालता है, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH फॉलिकल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। On the advice of GnRH, anterior pituitary releases these 2 hormones. LH acts on Leydig cells, and this Leydig cell produces testosterone, male sex hormone. This testosterone acts on seminiferous tubules, and inside these seminiferous tubules then produce sperm. This process is known as spermatogenesis. It is the hormonal control. Once again, hypothalamus GnRH को रिलीज करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, ये 2 हार्मोन निकालता है, एक है LH, एक FSH। LH हार्मोन लेडिक सेल पे वर्क करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे वर्क करता है, जो स्पर्म बनाता है और जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिस प्रोसेस को। नेक्स्ट हार्मोन FSH हार्मोन है। ये 2 काम करता है, एक टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। दूसरा, ये सर्टोली सेल पे काम करता है, जिसको मैंने शॉर्ट में यहां लिखा है SC, सर्टोली सेल। दूसरा नाम इसका है सस्टेंटाकुलर सेल। अब ये सस्टेंटाकुलर सेल स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। दूसरा, एक हार्मोन निकालता है इनहिबिन, जो रोकता है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनियल जर्म सेल होता है, जो कि माइटोटिक डिवीजन के जरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, जो कि डिप्लॉइड है, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है इसमें। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट, produces secondary spermatocyte which is haploid, जिसको मैंने यहां पर सिंगल N लिखा है, and this secondary spermatocyte undergoes meiosis second, produces spermatids, and this spermatids change into sperm. So this is the process of formation of sperm, and it takes about 74 days. It takes about 74 days. This spermatogenesis
involves two processes. One, meiosis, already I have told, meiosis first, meiosis second. Meiosis first reduces the number of chromosomes of parent cell to half, and the number two, change in shape and size to normal mature shape, sperm shape. And this is the action of Sertoli cells. A part of sperm. First part is head. इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखने की यहाँ पर कोशिश किया है. ये हेड इट कंस्टिट्यूट 10% ऑफ स्पर्म. मीन्स जो टोटल लेंथ अगर 100 मीटर है तो उसमें से 10 मीटर हेड है. एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ऐसा नहीं कि 10 मीटर है, मतलब टोटल लेंथ का 10%. ये ओवल और स्मूथ होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक्रोसोम, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस constitute 65% of the head. Nucleus constitutes 65% of the head. It contains 23 chromosomes. It is the main part. And it doesn't mean that other part is useless. No. Other part is useless. And then acrosome, it covers 2/3 part of head. Any means 40% to 70% of head part is acrosome. तो ये एक बेसिक चीजें हैं. और जैसा कि मैंने शुरू में टॉपिक पे कहा था कि द स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पर्म, तो इसलिए हम एक्रोसोम को थोड़ा अलग से बयान कर रहे हैं. तो एक्रोसोम इट इज मेड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना है. इट कंटेन्स एक्रोसिन एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड लाइसोसोमल एंजाइम, जिसको हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं. अब स्पर्म लाइसिन में ये इंपॉर्टेंट है हियालुरोनिडेज. इसका फंक्शन हम बताएंगे आगे जब फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करें, स्टार्ट करेंगे. जोनालाइसिन एंड कोरोनालाइसिन. इस जोनालाइसिन को ही एक्रोसिन कहते हैं. फिर यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है. एक्रोसिन एंजाइम इसके सरफेस पर होता है. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम, जिसको हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं. लाइसिन मीन्स टू ब्रेक, इसको हम आगे यूज करेंगे. और इंपॉर्टेंट स्पर्म लाइसिन जो है ये 3 है, हियालुरोनिडेज, जोनालाइसिन, कोरोनालाइसिन एटसेट्रा. इसके अलावे इट कंटेन्स माइनोज, हेक्सोसामिन, गैलेक्टोज, और दीज आर helps in sperm recognition and acts as chemotaxis. The surface of head contains decapacitation factor. यानी यहां पर जो ये एक्रोसोम है, यहां पर ये decapacitation factor शॉर्ट में हम लिख रहे हैं DCF, डीकैपेसिटेशन फैक्टर होता है. तो जब तक ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर उसके ऊपर मौजूद रहता है स्पर्म पे, तो स्पर्म इज इनएक्टिव. एंड व्हेन इट कम्स इन टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, देन ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दिस फैक्टर इज डीएक्टिवेटेड एंड द सरफेस इज एक्सपोज्ड. नाउ द स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज द एग. मतलब क्या हुआ कि जब ये स्पर्म यानी शुक्राणु फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आता है, तो वहां पर भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड सेक्रेट करता है. उस लिक्विड में भी डिफरेंट तरह का केमिकल्स है, एंड वो केमिकल इस डीकैपेसिटेशन फैक्टर को डीएक्टिवेट कर देता है. तो सरफेस इसका एक्सपोज हो जाता है. एक्सपोज होने की वजह से ये स्पर्म जो है क्या कहते हैं कि स्पर्म एबल टू फर्टिलाइज, यानी एग को फर्टिलाइज करने के लिए लायक हो जाता है.
इसी को हम कैपेसिटेशन कहते हैं, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा पार्ट है नेक। कहीं कहीं पर नेक नहीं भी दिखाया गया है, लेकिन है। इस नेक में 2 सेंट्रियोल्स हैं। एक को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, इस तरह से है। दूसरा सेंट्रियोल ये है, इस तरह से है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पीसी, ये डिस्टल सेंट्रियोल डीसी। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फ्री होता है, लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल जो है ये एक्सोनेम यानी एक्सियल फिलामेंट से अटैच्ड होता है, और इसके चारों तरफ जो है माइटोकॉन्ड्रिया रैप्ड होता है। तो ये 2 सेंट्रियोल का काम क्या है कि स्पर्म एस्टर, अब अभी इतना ही सुनिए, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हम पढ़ाएंगे तो वहां पर इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। जाइगोट एस्टर बनाता है और माइटोटिक एपैरेटस बनाता है। तो डिस्टल वाला, जैसा कि मैंने कहा, ये इस फिलामेंट से अटैच रहता है। मैंचेट्टी, ये सब टेक्निकल टर्म है, कंपटीशन वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है। अ टेम्पररी बैंड अराउंड नेक ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के चारों तरफ जो है एक टेम्पररी बैंड होता है। आप फिगर में देखे होंगे कि रिंग लाइक होता है, इसी को मैंचेट्टी कहते हैं, मैंचेट्टी। एंड द थर्ड पार्ट इज मिडिल पीस। अगर नेक हटा दिया जाए तो इट इज द सेंट्रल पार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंट्रल पार्ट लिखा है। और क्योंकि कहीं कहीं पर नेक को नहीं दिखाया जाता है, और ये पूरे स्पर्म का 10% कंस्टिट्यूट करता है, यानी टोटल लेंथ का 10%। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि अभी मैंने जैसा कि बताया, इस तरह से, 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 ये इस तरह से, इस तरह से होता है। और ये एक रैप्ड होता है, जिसमें कि 10 से 14 टर्न होता है, जैसे 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, इस तरह से 14 टर्न होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम नेबन कर्न कहते हैं। और डिस्टल एंड रिंग सेंट्रियोल और एनुलस होता है, यानी जब ये डिस्टल एंड माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, मिडिल पीस का जो होता है, तो यहाँ पर इस तरह से सेंट्रियोल होता है, इस तरह से बना हुआ होता है। इसी को हम रिंग सेंट्रियोल और एनुलस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का 2 काम है, एक एनर्जी देता है, दूसरा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कंट्रोल सेल डेथ में ये सपोर्ट करता है। यार ये तो पूरे सिटी। एंड द लास्ट पार्ट इज टेल। तो लास्ट पार्ट टेल है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, 80% कवर करता है। वाइब्रेटाइल पार्ट है, मतलब ऐसे ऐसे मूव करता है, एंडुलेटिंग करता है, कोरा जैसा। एक्सोनीम थ्रू आउट, पूरे मतलब थ्रू आउट होता है फिलामेंट। इसमें 2 पार्ट होता है, एक मेन पीस, एक एंड पीस। तो एंड पीस पे कवरिंग नहीं होता है, सिर्फ एक्सियल फिलामेंट होता है। लेकिन मेन पीस पे कवरिंग, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोलेमा होता है, और प्लस एक्सियल फिलामेंट होगा ही। अब हम बात करते हैं मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म का मेन कैरेक्टर है। अगर वो स्पर्म मोटाइल नहीं है तो बेकार है, यूजलेस। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन मैमल्स, 2 टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल मोटिलिटी, एक एक्टिवेटेड, एक हाइपर एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मतलब जो सिंपल होता है, इसमें खाली फ्लैजिला जो है इधर से उधर बहुत स्लो स्पीड में चलता है। और एक्टिवेटेड जो है, और ये जो है एपिडिडाइमिस में होता है, और जब फ्रेशली सीमेन होता है और उसमें स्पर्म जो बनता है उसमें होता है। लेकिन जो हाइपर एक्टिवेटेड होता है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के पास होता है, और ये स्पर्म को ट्रैप होने से रोकता है, क्योंकि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होता है। और मूवमेंट ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मूवमेंट ऑफ फीमेल genital tract is due to बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट इन सीमेन, एंड दूसरा है ऑक्सीटोसिन सेक्रेटेड ड्यूरिंग द ऑर्गेज्म, यानी जब कॉपुलेशन करते हैं, कॉपुलेशन के टाइम में जो होता है
तो उसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन निकलता है। ये दोनों केमिकल्स की वजह से ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एक मूव करता है और ये मूवमेंट जो है हेल्प करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, या और दूसरा ये भी करता है कि कम से कम स्पर्म उधर जाए को ट्रैप करने के लिए भी। और रेट ऑफ इसका है 3 मिलीमीटर पर मिनट। और मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ मोटिलिटी, एक्सोनीम यानी एक्सियल फिलामेंट जो फ्लैजिला में होता है, उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9+2 का अरेंजमेंट क्या होता है कि ये साइड में 9 और इस तरह से, और सेंटर में 2, फिर ये डुप्लेट होता है। इस डुप्लेट में एक डाइनिन प्रोटीन होता है और उसमें स्केल बना हुआ, बहुत लंबी कहानी है इसकी, जैसा कि आप फ्लैजिला और मैक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़े होंगे और यहाँ उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। और ये डाइनिन जो है हेल्प करता है एक मैक्रोट्यूब्यूल को दूसरे मैक्रोट्यूब्यूल के ऊपर स्लाइड करने के लिए। इस तरह से मोटिलिटी आता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू ऑल।